अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर की ना। चैप्टर 9 का ये आर्टिकल है। टॉपिक नंबर 9.8 है। बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बोर्ड में इसका क्वेश्चन इसी तरह ही आता है कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर है तो शुरू में पूछ लेगा कि व्हाट इज माइकलसन इंटरफेरोमीटर, और राइट कह दें या डिस्क्राइब कह दें। राइट इट्स प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। राइट इट्स प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। अच्छा आर्टिकल है और लॉन्ग क्वेश्चन में क्या आने के इस साल तो काफी ज्यादा इसके चांसेस भी हैं। काफी बातें इसमें टफ भी हैं, मतलब कुछ अच्छे कंसेप्ट समझने वाले भी हैं। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर क्या है, इस पे बात करते हैं। देखिए ना, अगर आप इसके नाम पे गौर करें तो माइकलसन तो उसका अपना नाम हो गया। इसके फर्दर नाम का जो दूसरा हिस्सा है उसमें इंटरफेरोमीटर लफ्ज लिखा हुआ है। तो ये जो लफ्ज इंटरफेरोमीटर लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि इसके अंदर जो फिनोमेना हो रहा होगा ना इंटरफेरोमीटर से, इस माइकलसन इंटरफेरोमीटर में जो फिनोमेना हो रहा होगा वो इंटरफेरेंस का फिनोमेना हो रहा होगा। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर में इंटरफेरोमीटर लफ्ज से हमें समझ आ रहा है हम जो चीज ऑब्जर्व करेंगे वो फिनोमेना इंटरफेरेंस का होगा। ठीक है। अब इंटरफेरेंस तो साउंड वेव्स भी कर सकती हैं और लाइट वेव्स भी इंटरफेरेंस करती हैं। तो हम कहते हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। माइकलसन इंटरफेरोमीटर एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। अगर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है तो ये चीज क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पर हम जो इंटरफेरेंस ऑब्जर्व करेंगे वो लाइट वेव्स का होगा, साउंड वेव्स का नहीं होगा। ऑप्टिक मीन लाइट होता है ना, तो हम ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है और इसके अंदर हम जो लाइट यूज करेंगे ना वो विजिबल लाइट यूज करेंगे। इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम जो लाइट यूज करेंगे वो विजिबल लाइट यूज करेंगे। अच्छा, माइकलसन इंटरफेरोमीटर में बात होगी फिनोमेना इंटरफेरेंस का होगा और इंटरफेरेंस किस लाइट का होगा, विजिबल लाइट का होगा, क्योंकि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। और इसका काम ये क्या है, इस इन डिवाइस का काम ये है यूज टू मेजर वेवलेंथ ऑफ लाइट। यानी जो लाइट आप इसमें यूज करेंगे ना उसकी वेवलेंथ को मेजर करने के लिए यूज होता है। इट इज यूज टू मेजर वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो ये हम कहते हैं, ये इसकी डेफिनेशन भी है कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज अ डिवाइस is an optical instrument in which we measure the wavelength of light by using the phenomena of interference। यानी इस फिनोमेना में हम लाइट की वेवलेंथ को मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं वो तो हम आगे चल के पढ़ेंगे। बाय यूजिंग द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस, ऐसे डिवाइस को हम माइकलसन इंटरफेरोमीटर का नाम देंगे। इसका प्रिंसिपल वही है जो आप लोगों ने थिन फिल्म में पढ़ा था। थिन फिल्म में अगर आपको याद हो तो थिन फिल्म में जो इंटरफेरेंस हो रहा था उसका प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड मैंने आपको क्लियर किया था। इसका भी प्रिंसिपल सेम है, इसका प्रिंसिपल भी डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड है। डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड में मैंने आपको बताया था कि एक सिंगल रे होती है। इन डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, इसमें सिंगल रे क्या होती है, स्प्लिट होती है इनटू टू रेज। इन डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड कब होता है, जब सिंगल रे स्प्लिट होती है इनटू टू रेज, कि वो स्प्लिट हो जाएगी टू रेज में। जब सिंगल रे स्प्लिट होगी इन टू रेज में ना, वो टू रेज में स्प्लिट होगी और उसके बाद वो रेज रिकम्बाइन होंगी। वो दोनों रेज क्या होंगी, रिकम्बाइन होंगी, और रिकम्बाइन होने के बाद हम इंटरफेरेंस स्टडी करेंगे। बस ये बेसिक कंसेप्ट है, ये भी डायग्राम में भी आपको नजर आ जाएगा। ये हमने पहले भी बात की थी। डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड में हम क्या करते हैं, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड में हमारे पास कितनी रेज होती है, सिंगल रे होती है। उस सिंगल रे को हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं इन टू रेज। यही हम यहाँ पर भी देखेंगे, यही काम करेंगे। सिंगल रहेंगे, रे लेंगे, उसको टू रेज में स्प्लिट करेंगे, फिर उन वो जो टू रेज होंगी उनको रिकम्बाइन करेंगे, स्प्लिट होने के बाद दोबारा रिकम्बाइन करेंगे और उनका इंटरफेरेंस ऑब्जर्व करेंगे। अगर किसी जगह पर इस तरह इंटरफेरेंस ऑब्जर्व हो रहा हो, सिंगल रे से टू रेज बने, फिर स्प्लिट हो, फिर रिकम्बाइन हो, फिर इंटरफेरेंस ऑब्जर्व हो, तो उसका जो इंटरफेरेंस का प्रिंसिपल होता है उसको इन शॉर्ट वर्डिंग में बोला जाता है डिवीजन ऑफ क्या हो रहा होगा, एम्पलीट्यूड हो रहा होगा।
तो जब भी आप कहेंगे ना कि इसके इंटरफेरेंस का जो प्रिंसिपल है वो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड है, तो उसमें यही चीज आप लोगों ने सारी ऑब्जर्व करनी होगी। तो इस सारी चीज को इन शॉर्ट हम यूं बोलते हैं, इसका प्रिंसिपल जो है वो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड होगा। अब हम बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो कंस्ट्रक्शन हम डायग्राम बनाकर साथ साथ कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को इकट्ठे चला लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। फिर इसकी कंस्ट्रक्शन में वही कह रहे हैं कि आप लोगों ने इसमें एक सोर्स ऑफ लाइट लेना है, और सोर्स ऑफ हम लाइट जो लेंगे ना, अगर आप सोच रहे हैं कौन सा होगा, तो मोनोक्रोमेटिक माइंड में रखिएगा। ये सोर्स ऑफ लाइट है जो कि मोनोक्रोमेटिक है। मोनोक्रोमेटिक मीन इससे सिंगल वेवलेंथ एमिट हो रही है, यानी एक ही कलर की लाइट आ रही है। ये इससे एक रे ऑफ लाइट आ रही है। इस रे ऑफ लाइट को आप लोगों ने, ये इसके सामने हम लोग एक ग्लास स्लैब रख रहे हैं, ये देख रहे हैं, एक सिंगल रे ऑफ लाइट आई है और इसके सामने हम लोगों ने एक ग्लास स्लैब रख दी है। इस ग्लास स्लैब को हम ए से डिनोट कर रहे हैं। जो ग्लास स्लैब आपने रखी है, ए जिसको डिनोट कर रहे हैं, कहते हैं जो ग्लास स्लैब ए है, ये ग्लास स्लैब हाफ सिल्वर्ड है ना। सिल्वर्ड का मतलब पॉलिश्ड होता है ना, हाफ सिल्वर्ड है या हाफ पॉलिश्ड है ना। जो हाफ सिल्वर्ड ग्लास स्लैब होती है, और इसकी हाफ सिल्वर्ड कौन सी, इनर सरफेस, ये वाली जो बैक सरफेस है ना, हाफ सिल्वर्ड है इसकी कौन सी, बैक सरफेस, बैक साइड। दो साइड होती हैं ग्लास स्लैब की, एक फ्रंट है एक बैक साइड। इसकी बैक साइड जो हाफ सिल्वर्ड है, हाफ सिल्वर्ड का ये मतलब होता है कि उससे दोनों काम हो रहे होंगे, यानी पार्शियल जो है वो, पार्शियल रिफ्लेक्शन भी हो रही होगी, यानी लाइट का कुछ पोर्शन जो लाइट आ रही है ना वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और पार्शियल ट्रांसमिशन भी हो रही होगी। तो जो हाफ सिल्वर्ड ग्लास स्लैब होती है ना, उसका यही फंक्शन होता है, वो दोनों फंक्शन करती है। देखिए फुली सिल्वर्ड का मतलब क्या होता है, फुली सिल्वर्ड आपका मिरर होता है। मिरर में क्या होता है कि आप मिरर से अगर देख रहे हैं मिरर में, तो आपको अपना फेस नजर आ रहा होता है ना। उसकी वजह ये होती है कि मिरर फुली रिफ्लेक्शन शो करता है, कंप्लीट रिफ्लेक्शन देता है। अगर एक ग्लास है, जिस तरह आपके घर में ग्लास विंडोज होती हैं, तो वहां से लाइट कंप्लीट पास करती है, वो टोटली ट्रांसमिशन करता है। ये उन दोनों का मिक्सचर है, ये हाफ सिल्वर्ड है ना। तो ये लाइट का कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट करेगा और लाइट के कुछ पोर्शन को ट्रांसमिट करेगा। लेकिन इसकी जो हाफ सिल्वर्ड ग्लास स्लैब है वो इसकी बैक साइड है, यानी फ्रंट सरफेस इसकी हाफ सिल्वर्ड उसने नहीं रखी, बल्कि बैक सरफेस को हाफ सिल्वर्ड रखा है। देखें, अब जब लाइट यहाँ पर पहुंचेगी ना इस जगह पर, तो ये वाली इसकी सरफेस जो है वो पार्शियली सिल्वर्ड है ना, इसको हम लोगों ने लाइन्स लगाकर भी शो की है। तो यहाँ से जो लाइट होगी वो टू पोर्शन में सेपरेट हो जाएगी, यानी यहाँ से लाइट ने टू पोर्शन में सेपरेट होना है। टू पोर्शन में सेपरेट होने का मतलब ये है कि एक तो ट्रांसमिटेड लाइट होगी ना, ट्रांसमिटेड पोर्शन होगा, वो तो यहाँ स्टेट गुजर जाएगा, यानी ट्रांसमिटेड पार्ट स्टेट पास कर जाएगा। लेकिन इसका रिफ्लेक्टेड पार्ट भी होगा ना, क्योंकि यहाँ से मैंने बोला था ना कि इसका प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड है। तो इस जगह पर से रेस टू पोर्शन में सेपरेट होगी। एक रे का ये पोर्शन है कि ये पोर्शन है, ये रिफ्लेक्टेड पार्ट है और ये ट्रांसमिटेड पार्ट है ना। रिफ्लेक्टेड रे इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, अब निकल के ना यूं ट्रेवल करना शुरू होगी। इस तरफ जो रे जा रही है ना, इसको उसने बुक में 1 लिखा हुआ है, और 1 हमें समझ आ रहा है कौन सी रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। मैं शॉर्ट फॉर्म में REF लिख लूँ, रिफ्लेक्टेड रे। ये रे नंबर 2 है, और ये जो रे 2 है, ये आपको समझ आ रहा है कौन सी रे है, ट्रांसमिटेड, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। आपने पूरे लफ्ज़ बोर्ड में लिखने होते हैं। एक रिफ्लेक्टेड रे है और दूसरी जो है वो ट्रांसमिटेड रे है। तो यहाँ से जो बीम ऑफ लाइट थी, इसकी बैक सरफेस से टू पोर्शन में सेपरेट हो गई है। अब इनके रास्ते में आप लोगों ने दोनों तरफ, इस तरफ भी और इसके इस साइड पे भी ना, इसके दोनों साइड्स पे आप लोगों ने मिरर लगा दी। इस तरफ भी मिरर लगे हुए और इस तरफ भी आपने मिरर लगा दिए। रे 2 के रास्ते में जो मिरर लगाया है उसको M2 से डिनोट कर लें, और रे 1 के रास्ते में जो मिरर लगाया है उसको M1 से डिनोट कर लें, ठीक है ना। अब ये जो मिरर M2 है, ये फिक्स मिरर है, मतलब ये अपनी जगह से नहीं मूव करता। और ये जो मिरर M1 है, ये मूवेबल है, ये मूव कर सकता है, बैक भी मूव कर सकता है और फॉरवर्ड भी। नीचे आएगा तो बैकवर्ड मूव करेगा, ऊपर जाएगा तो फॉरवर्ड मूव करेगा, बैक एंड फॉरवर्ड मूव कर सकता है, मूवेबल मिरर है। मिरर तो फुली सिल्वर्ड होता है ना,
मिरर जब भी होता है, अभी थोड़ी देर पहले भी बात हो रही थी, वो तो हमेशा रिफ्लेक्शन ही करेगा ना। इस लाइट को जरा सोचें, ये रिफ्लेक्टेड लाइट मिरर की तरफ जा रही है, जब मिरर के साथ स्ट्राइक करेगी तो वहां से बाउंस बैक होगी ना। पहले यहाँ से स्प्लिट हुई, गई और फिर वापस आ गई ना। अब जब वापस आएगी तो दोबारा इसी पाथ में आएगी ना, यूं इसी पाथ में इस जगह पर आएगी। और जब इस जगह पर आ गई है, जब ये रे ऑफ लाइट इस जगह पर आ गई, तो हम इसको यहाँ नीचे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये यूं गुजर कर आ जाएगी, समझ आ गई, गई है फिर वापस आ गई। यहाँ पर उसने बुक में नहीं शो किया, आप कर सकते हैं, टेलीस्कोप लगी होती है इस जगह पर, टेलीस्कोप लगी होगी और टेलीस्कोप की मदद से आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये टी स्टैंड फॉर टेलीस्कोप है। तो ये रे ऑफ लाइट एक टेलीस्कोप की मदद से आपके आईज में आ रही होगी। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो आप लोगों ने स्टोरी पढ़ी है रिफ्लेक्टेड बीम की ना, रिफ्लेक्टेड रे गई और फिर वापस आ गई। अब अगर हम ट्रांसमिटेड रे की बात करें, वो यहाँ से प्रोड्यूस हुई है, क्योंकि दोनों रेज इसकी बैक साइड से प्रोड्यूस हो रही है। रिफ्लेक्टेड रे जैसे प्रोड्यूस हुई, वो गुजरती गुजरती ट्रांसमिटेड रे मिरर M2 की तरफ गई, और मिरर M2 के बाद उसने क्या शो की, रिफ्लेक्शन होना शुरू हो गई ना। रिफ्लेक्शन होने के बाद यूं वापस आ रही है, यहाँ पर आकर स्ट्राइक किया, और यहाँ पर आकर जैसे स्ट्राइक करेगी तो बैक साइड तो इसकी फुली सिल्वर्ड है ना, और ये रे ऑफ लाइट यहाँ से फिर नीचे आ गई। अब यहाँ से 2 रेज नीचे आ रही हैं। एक आपको समझ आ रहा है रिफ्लेक्टेड रे है, मैं वैसे लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये रिफ्लेक्टेड रे जो यहाँ से बनी थी, और ये जो दूसरी है वो ट्रांसमिटेड रे है। अब ये रिफ्लेक्टेड रे और ट्रांसमिटेड रे, अब देख लें इंटरफेरेंस की क्या कंडीशन होती हैं। 2 रेज हो ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन हो, तो दोनों रेज देख लें सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं ना। अब जब क्या हुआ, एक सिंगल रे थी, वो 2 पोर्शन में स्प्लिट हुई, और स्प्लिट होने के बाद उसकी दोनों रेज ने डिफरेंट पाथ कवर किए हैं, और यहाँ पर आकर रिकम्बाइन हो रही है। और जब ये आपस में रिकम्बाइन होगी तो इंटरफेरेंस होगा, जब ये रिकम्बाइन होगी तो इंटरफेरेंस होगा, ये पढ़ते हैं ना। और जब इंटरफेरेंस होगा तो वो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा, दैट डिपेंड ऑन पाथ डिफरेंस, वो डिपेंड करेगा किस पे, पाथ डिफरेंस पे। अब यहाँ थोड़ी कहानी डिफरेंट है। अब यहाँ ये पहली बात समझने वाली है कि क्या इंटरफेरेंस होगा भी या नहीं होगा। बाकी सारी कंडीशन तो ठीक लग रही है, सिंगल रे थी, ये दोनों रेज इसी रे का पार्ट हैं, वो ठीक है ना, तो इनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी तो सेम होगी, और यहाँ पर आकर रिकम्बाइन हो रही है। देखिए, जब हमने इंटरफेरेंस की बातें की थी ना, वहां पर हमने पढ़ा था जो रेज मीट कर रही है उनकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी वगैरह सेम हो, और भी कंडीशन पड़ी थी, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी वगैरह सेम हो, एम्पलीट्यूड सेम और कंपेरेबल हो, और फिर हमने फेज डिफरेंस के बारे में भी पढ़ा था। उनकी बात नहीं कर रहा, इधर से समझा रहा हूँ। देखिए, वैसे तो लाइट की स्पीड के लिए सिंबल हम सी यूज करते हैं ना, लेकिन लाइट की जो स्पीड की सिंबल सी होती है ना, सी सिंबल तब यूज की जाती है जब लाइट वैक्यूम में से गुजर रही हो ना। लाइट की स्पीड की सिंबल सी हम तब यूज करते हैं जब वो वैक्यूम में से गुजर रही है। अब ये लाइट तो ग्लास स्लैब में से गुजर रही है ना, तो ग्लास स्लैब में उसकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि जो लाइट होती है ना, वैसे बता रहा हूँ, लाइट की जो स्पीड होती है, सी की सिंबल वैक्यूम के लिए होती है। लाइट की किसी मीडियम में स्पीड को वी से डिनोट किया जाता है। लाइट की स्पीड जो होती है किसी मीडियम में, अगर हम बात करें तो मीडियम में उसकी स्पीड को हम वी से डिनोट करते हैं। तो वैसे मैंने आपके समझाने के लिए एक रफ आइडिया लिखा है कि जितनी मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होती जाएगी, जितनी मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होती जाएगी, उस मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो उतनी कम होती जाएगी। जितनी मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होगी, उस मीडियम में लाइट की स्पीड उतनी कम होगी। तो मैं ये कहना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हमें, क्योंकि लाइट ग्लास में से गुजर रही है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंबल सी हमें वी यूज करनी चाहिए, क्योंकि उसकी स्पीड पहले से कम हो चुकी होगी। अब हम ये बोलते हैं कि इंटरफेरेंस के लिए लैम्डा और एफ सेम होना चाहिए, तो मेरा पुत्र खुद सोचो, वी इक्वल एफ लैम्डा होता है ना। अगर एफ आप भी सेम हो और लैम्डा भी क्या हो, सेम हो, तो इंटरफेरेंस के लिए ये बात भी तो होगी ना कि जो वेव्स आपस में सुपरपोज कर रही हैं उनकी स्पीड भी सेम हो। जो वेव्स आपस में सुपरपोज कर रही हैं उनकी स्पीड भी तो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए ना। तो ये दोनों रेज आपस में इंटरफेरेंस अब तब करेंगी जब इन दोनों रेज की स्पीड सेम होगी। तो क्योंकि ये दोनों सिंगल रे का पार्ट हैं, तो हम इनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की बात तो नहीं कर रहे, वो तो हमें पता है सेम होगी। स्पीड चेक करते हैं स्पीड सेम है या नहीं है। देखें, ये रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड रे इस जगह से बनी है ना,
इधर हम क्यों नहीं डिस्कस कर रहे, यहाँ से भी तो ग्लास में से गुजर कर आ रही है ना। इसको इसलिए नहीं डिस्कस कर रहे कि ये रे तो दोनों इकट्ठी है ना, अभी ग्लास के अंदर ही है। ये रेज यहाँ से बनी है, यहाँ से देखना शुरू करें, रिफ्लेक्टेड रे को देखें। एक दफा ये इधर गई है ना, तो इसने ग्लास में ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है। जब दोबारा वापस आई है तो दोबारा इसने ग्लास में ट्रेवल किया है। तो मैं कह सकता हूँ जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, जो कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, वो जो ग्लास स्लैब है ना ए, ग्लास स्लैब ए में से कितनी दफा उसने पास की है, 2 टाइम उसने पास किए। कितने टाइम ग्लास स्लैब में से पास किया, 2 टाइम पास किया ना। इसका मतलब ये हुआ उसने ग्लास में डिस्टेंस 2 टाइम कवर किया ना, यानी ग्लास में इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 2 टाइम ट्रेवल किया। तो 2 टाइम पास करने के बाद उसकी जो स्पीड है वो 2 टाइम रिड्यूस हुई होगी ना। उसकी स्पीड ग्लास में कितनी दफा रिड्यूस होगी, 2 टाइम रिड्यूस हुई होगी। 2 टाइम स्पीड रिड्यूस होने का मतलब है इसके अंदर रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुआ है। स्पीड कम होती है तो हम क्या बोलते हैं, क्या प्रोड्यूस हुआ है, रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुआ है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसने ग्लास में से 2 दफा पास की है। 2 टाइम पास करने की वजह से इसकी स्पीड 2 टाइम रिड्यूस हुई है, तो इसके अंदर 2 टाइम रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुआ है। कितनी दफा रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुआ है, 2 टाइम। ये बात माइंड में रखें। अब जरा इसको देखते हैं ट्रांसमिटेड रे को। ट्रांसमिटेड रे यहाँ से जनरेट हुई है ना, ये इस इधर चली गई, फिर वापस आ गई और फिर नीचे आ गई। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो ट्रांसमिटेड रे एक भी दफा ग्लास में से नहीं गुजरी। कुछ बच्चे ये सोचते हैं सर यहाँ से यहाँ तक तो गुजर रही है, देखिए यहाँ पर तो दोनों इकट्ठी थी ना, यहाँ से नहीं रेस को सोचना। रेस स्प्लिट इस पॉइंट से हुई है तो इस पॉइंट से सोचे ना। यहाँ से जैसे ही ट्रांसमिटेड रे जनरेट हुई वो सीधी आगे चलेगी और फिर वो बाउंस बैक होकर इधर आई, यहाँ पर इसने हिट किया और नीचे आ गई ना। तो ये तो ग्लास में से एक दफा भी नहीं गुजरी ना। तो अगर इस वक्त मैं बात करूं तो आपको क्या लगता है किसकी स्पीड ज्यादा होगी, ट्रांसमिटेड की स्पीड ज्यादा होगी या रिफ्लेक्टेड की ज्यादा होगी या दोनों बराबर होंगी? बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं कि जो ट्रांसमिटेड रे होगी उसकी स्पीड ज्यादा होगी देन किससे, रिफ्लेक्टेड रे से। उसकी वजह क्या है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है उसने ग्लास में 2 दफा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसके अंदर 2 टाइम रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुआ है। अब अगर जो ट्रांसमिटेड रे है ये भी ग्लास में 2 दफा पास करे ताकि इसमें 2 टाइम रिटार्डेशन क्या हो, प्रोड्यूस हो, तो फिर दोनों की स्पीड आपस में क्या होगी, सेम होगी, तब इंटरफेरेंस ऑब्जर्व होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों रेज अगर सुपरपोज कर भी जाएं तो इनके दरम्यान में इंटरफेरेंस का फिनोमेना परफॉर्म नहीं होगा। इंटरफेरेंस के लिए जरूरी है कि हम दोनों रेस की स्पीड को सेम करें, या दोनों के अंदर सेम रिटार्डेशन लेकर आए, या दोनों रेस के अंदर सेम रिटार्डेशन या सेम स्पीड कब प्रोड्यूस होगी। आपको समझ आ रहा होगा ट्रांसमिटेड रे भी ग्लास स्लैब में से कितनी दफा गुजरे, 2 टाइम ही पास करे टू ऑब्जर्व द इंटरफेरेंस। ये बात आपको समझ आ गई। अब मेरा पुत्र दोनों रेस की अंदर सेम रिटार्डेशन प्रोड्यूस करने के लिए या दोनों रेस का ग्लास में पाथ सेम कवर करवाने के लिए जिस मटेरियल की ग्लास प्लेट ए बनी है उसी मटेरियल की उतनी ही थिकनेस की और उतनी ही थिकनेस की हम एक और प्लेट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। इस प्लेट को हम बी बोल रहे हैं। प्लेट ए और बी का क्या सेम है, मटेरियल भी सेम है, थिकनेस भी सेम है। मटेरियल भी सेम है और थिकनेस भी सेम है। अब क्या होगा, ये जो ट्रांसमिटेड रे है एक दफा जाते ग्लास में से गुजरेगी ना, क्योंकि इन दोनों की थिकनेस सेम है, एक दफा वापसी पे भी ग्लास में गुजरेगी। तो अब जो ट्रांसमिटेड रे है इस प्लेट बी के आने से प्लेट बी ने जाते हुए उसकी स्पीड को कम किया, फिर प्लेट बी ने वापसी पे भी इसकी स्पीड को कम किया। तो अब ये जो रे 2 है इस ग्लास प्लेट बी की वजह से इसकी स्पीड कितनी दफा रिड्यूस हुई है, 2 टाइम स्पीड रिड्यूस होगी, या इसने ग्लास के अंदर 2 टाइम जितना पास कवर ग्लास में किया है। बुक में लफ्ज लिखा हुआ है कि इसने ग्लास में पास 2 टाइम कवर किया है, तो इसको भी ग्लास में 2 दफा पास करवाएं। तो मैं उसका एक्चुअल उससे फॉरवर्ड अगला वर्ड बोल रहा हूँ कि ग्लास में पास सेम करना क्यों जरूरी है।
ग्लास में पाथ सेम करना इसलिए जरूरी है कि जब दोनों ग्लास में सेम पाथ कवर करेंगी तो दोनों की स्पीड में रिडक्शन या रिड्यूस होना सेम आएगा। जब दोनों की स्पीड सेम रिड्यूस हो जाएगी तो जब ये दोनों पहुंचेंगी तो स्पीड दोनों की सेम होगी, तभी इंटरफेस होगा ना। तो जो बुक में लफ्ज लिखा है ना एक जगह पर, दोनों का ग्लास में पास सेम करना है, उसकी एक्चुअल लॉजिक ये है, ग्लास में पास सेम करने से जितनी इसकी स्पीड रिड्यूस हुई है उतनी इसकी भी स्पीड फिर रिड्यूस हो जाएगी। उम्मीद आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। तब हमने ग्लास में इसको 2 दफा गुजार लिया। अब जब ये रेज ग्लास में 2 दफा गुजर कर इधर नीचे आएगी तो अब मुझे बताओ ना, ट्रांसमिटेड रे भी ग्लास में 2 दफा गुजर गई, रिफ्लेक्टेड रे भी ग्लास में 2 दफा गुजर गई। नो यू कैन ऑब्जर्व द इंटरफेरेंस। इस केस में इंटरफेरेंस ऑब्जर्व नहीं हो सकता, लेकिन अब इंटरफेरेंस ऑब्जर्व होगा। ये जो ग्लास प्लेट हमने बी इंट्रोड्यूस करवाई है, बुक में लिखा है दिस प्लेट बी इज कॉल्ड कंपनसेटर प्लेट। इस प्लेट को हम क्या बोलते हैं? कंपनसेटर प्लेट कहते हैं। इस प्लेट के आने से दोनों रेस का ग्लास में कवर किया हुआ डिस्टेंस सेम हो गया ना, इसने दोनों के ग्लास में डिस्टेंस को सेम कर दी है। या इसके आने से दोनों रेस की स्पीड क्या होगी? सेम होगी। इसने ग्लास में डिस्टेंस सेम कवर किया दोनों रेज में इसके आने से, और डिस्टेंस ग्लास में सेम हो जाने से दोनों की स्पीड में, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड की स्पीड में जो रिड्यूस आ रहा था वो रिड्यूस भी क्या हो गया? सेम हो गया। एज ए रिजल्ट अब जब ये दोनों सुपरपोज करेंगी तो दोनों की स्पीड सेम होगी। तो इस वजह से इस प्लेट बी को हम कंपनसेटर प्लेट कहते हैं। किसी ने जो प्रॉब्लम आ रही थी इसको कंपनसेट किया है, इसने ग्लास में पाथ दोनों के बराबर करके स्पीड में रिड्यूस भी सेम कर दी है और बता दिया है कि दोनों प्लेट का मटेरियल आपस में सेम होगा। इस प्लेट का फंक्शन आपको समझ आ चुका होगा कि कंपनसेटर प्लेट का फंक्शन क्या है। अच्छा, अब हमें ये चीज तो क्लियर होगी कि जब ये दोनों रेज मिलेंगी प्रॉब्लम हल हो चुके हैं, इंटरफेरेंस जरूर होगा। अब मेरा पुत्र पॉसिबिलिटी है कि इंटरफेरेंस तो होगा, लेकिन वो इंटरफेरेंस कौन सा होगा? यानी इंटरफेरेंस का फिनोमेना तो हो रहा है यहाँ पर, लेकिन अब देखना है कि इंटरफेरेंस जो हो रहा है वो कौन सा और होगा, क्योंकि इंटरफेरेंस होने की कंडीशन हमने पूरी कर दी है, आगे वही पुरानी बातें सारी शुरू हो जाएंगी। तो इस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, और इस पॉइंट पे जब ये दोनों रेज मिलेंगी तो इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों होने की वजह क्या है वो जरा देख लें। देखें, जब ये दोनों रेज आपस में सुपरपोज करेंगी तो दोनों रेज ने डिफरेंट पाथ कवर किए हैं ना। रे 1 ने ये वाला पाथ कवर किया है, रे 2 ने ये वाला पाथ कवर किया है, तो दोनों के पाथ डिफरेंट हैं। तो जो इंटरफेरेंस होगा होगा जरूर, क्योंकि आपने बाकी कंडीशन पूरी कर दी है, लेकिन वो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा दोनों रेस के पाथ डिफरेंस के ऊपर। यानी इंटरफेरेंस जो होगा वो डिपेंड करेगा दोनों रेस के पाथ डिफरेंस के ऊपर। इस टॉपिक में उसने पाथ डिफरेंस को डी से डिनोट किया हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी सिंबल यूज कर लें। कहता है कि अगर जब वो दोनों रेस रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड रे आकर टेलीस्कोप में मीट करेंगी, अगर तो उनमें पाथ डिफरेंस 0 लैम्डा 2 लैम्डा होगा, ये बात आपको याद आ गई होगी। तो फिर जब वो दोनों रेज मिलेंगी तो इंटरफेरेंस कौन सा होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ये बातें समझाने की जरूरत को नहीं, ऑलरेडी आपको पता है कि अगर ये वाली वैल्यूज हो जाए पाथ डिफरेंस की तो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होता है। और अगर हम इसका जनरल फार्मूला लिखें तो D इक्वल टू एम लैम्डा बनता है, और m की वैल्यू आपको पता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन होती है। अगर जो दो रोज मिले तो अगर उनमें पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ हो तो फिर इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा। या और सिंपल बात करूं, m की वैल्यूज पुट करें तो ये वाले जब पाथ डिफरेंस होंगे तो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि जो दोनों रेज मिल रही हैं उनमें पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल आ जाए लैम्डा बाई 2 का, उनमें पाथ डिफरेंस कितना हो जाए? ऑड मल्टीपल हो जाए किसका? लैम्डा बाई 2 का। तो फिर आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि अगर पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल हो जाए लैम्डा बाई 2 का तो फिर इंटरफेरेंस जो होगा वो आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और इसको हम यूं लिख सकते हैं, अगर हम इसका जनरल बात लिखें m+1/2 इंटू लैम्डा, ये इसका जनरल फार्मूला होता है। जिस तरह इसका जनरल फार्मूला मैंने आपको m लैम्डा पढ़ाया था, इसका पढ़ाया था m+1/2 लैम्डा। इसमें भी m की वही वैल्यूज हैं,
0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये वाली वैल्यूज के ऊपर इसमें जो इंटरफेरेंस हो रहा होगा वो डिस्ट्रक्टिव हो रहा होगा। ये अगर वैल्यूज पुट करें ना तो यही चीजें आ रही होंगी। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा अगर हो तो कंसेक्टिव इंटरफेरेंस होगा दोनों रेज में। अगर ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होगा तो जब वो दोनों रेज मिलेंगी तो इंटरफेरेंस जो हो रहा होगा वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा। अच्छा, मतलब कोई भी इंटरफेरेंस हो सकता है, दैट डिपेंड अपॉन देयर पाथ डिफरेंस। फिर उसने एक स्पेशल केस समझाया यहाँ पर। स्पेशल केस उसने ये समझाया ना कि अगर हम ये करें, इफ पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे जो है ना, इफ पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इक्वल टू हो जाए पाथ ऑफ ट्रांसमिटेड रे, अगर हम दोनों रेस के पाथ को सेम कर दें, इफ पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे जो है वो इक्वल टू हो जाए पाथ ऑफ ट्रांसमिटेड रे के, यानी जितना रिफ्लेक्टेड रे का पाथ है उतना ही पाथ किसका हो जाए, ट्रांसमिटेड रे का भी हो जाए। पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे बिकम इक्वल टू पाथ ऑफ ट्रांसमिटेड रे। तो उससे क्या होगा, जब दोनों के पाथ सेम हो गए तो पाथ रिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर पाथ रिफरेंस 0 हो जाएगा तो पाथ रिफरेंस 0 पे फिर कौन सा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा। तो ये इसने अज्यूम किया है कि जब माइकलसन इंटरफेरोमीटर को यूज कर किया जाता है ना तो उसकी स्टैंडर्ड सेटिंग इस तरह की जाती है कि स्टैंडर्ड सेटिंग में दोनों रेस के पास सेम कर दी जाते हैं, यानी जो दोनों रेस हैं दोनों रेस के पाथ को सेम करते हैं, और दोनों रेस के जब पाथ सेम करेंगे तो पाथ रेफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इंटरफेरेंस कंसेप्टिव होगा। इसका जो इंटरफेरेंस पैटर्न अभी हम पढ़ेंगे ना, इसका जो इंटरफेरेंस पैटर्न होगा, ठीक है, जो टेलीस्कोप की मदद से ही नजर आता है, वो इस तरह ना सर्कल से बन रहे होते हैं। यूं एक सर्कल बनेगा, इसके बाद यूं सर्कल, इस तरह के सर्कल्स की फॉर्म में इसका इंटरफेरेंस पैटर्न होता है। ठीक है, तो इसमें हमें ये समझ आ गया कि इसका जो सेंट्रल स्पॉट होगा ना, फिर इसके सेंटर में कौन सी फ्रिंज बनेगी, ब्राइट। जरा ब्राइट के बाद फिर क्या बनेगी, डार्क, फिर क्या बनेगी, ब्राइट, और फिर क्या बनेगी, डार्क। वो तो चलती रहेंगी ना, हर ब्राइट के बाद डार्क आती है, फिर ब्राइट आती है, फिर डार्क आती है, अल्टरनेटिव फ्रिंजेस होती हैं ना। लेकिन हमने जो अजम्पशन की है उस अजम्पशन के अकॉर्डिंग इसका जो सेंट्रल स्पॉट होगा वो ब्राइट होगा, क्योंकि हम लोगों ने रिफ्लेक्टेड रे और ट्रांसमिटेड रे के पाथ को आपस में इक्वल अज्यूम किया है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं इससे फर्दर। अब हमने ये बात की थी शुरू में, आपको याद होगा, इसके दो मिरर थे ना, एक मिरर M1 था, एक M2 था, और मैंने ये बोला था कि M2 तो फिक्स है, यानी अब हमने दोनों रेस के पास सेम कर दिए और इंटरफेरेंस हमें कंसेक्टिव ऑब्जर्व हो रहा है, ये बात याद रखनी है। अब M1 जो है वो मिरर कौन सा मिरर है, मूवेबल मिरर है, मतलब M1 जो है वो मूव कर सकता है ना। अब हम मूवमेंट ऑफ मिरर M1 पढ़ेंगे कि M1 मिरर जो है उसकी मूवमेंट से क्या हो रहा होगा। मैं थोड़ा सा उस डायग्राम को स्केच भी करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ये मिरर हम ले रहे हैं M2 जो है, सॉरी M1 के बारे में आप लोगों ने बोला है कि ये फिक्स मिरर नहीं है, बल्कि M1 जो है वो मोबाइल मिरर है, मतलब ये वाला मिरर मूव कर सकता है। और इसकी तरफ जो रे जा रही है उस रे को हम नाम दे रहे हैं कि ये रे जो है वो रिफ्लेक्टेड रे है, दिस रे इज रिफ्लेक्टेड रे। मैं इसका थोड़ा सा पोर्शन शो कर रहा हूँ, अगर आप कंप्लीट डायग्राम देखना चाहते हैं तो आप इसी पेज को विजुलाइज कर सकते हैं। यानी अब हम इसकी बात कर रहे हैं, ये मिरर M1 है। अब वो कह रहे हैं कि इसकी तरफ एक दफा रे जा रही है और एक दफा रे यहाँ से वापस भी तो आ रही है ना, यानी रेज ने यहाँ पर दो पाथ कवर किए हैं, एक दफा रे फॉरवर्ड मूव करके गई है और एक दफा वहां से रे वापस भी आ रही है ना। तो अब उसने ये अज्यूम किया है कि अगर हम इस मिरर M1 को बैकवर्ड मूव करवाएं, यानी नीचे की डायरेक्शन में उसने मूव करवाया है, और इस मिरर को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा रहा है बाय डिस्टेंस λ/4। अब ये बात याद रखें कि यहाँ पर हम जो लाइट यूज कर रहे थे ना, इस लाइट की वेवलेंथ लैम्डा थी। जो लाइट हम यूज कर रहे थे उस लाइट की वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट कर रहे हैं। अब ये बात मैं फिर अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि इस मिरर को अब हम डाउनवर्ड मूव करवाएंगे। इस मिरर को हमने बुक में वर्ड बैकवर्ड लिखा हुआ है, बैकवर्ड वर्ड बोले हैं, डाउनवर्ड वर्ड बोले हैं की बात है। इस मिरर को हम मूव करवाएंगे और मिरर जितना नीचे की डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मिरर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उस डिस्टेंस को हम P से डिनोट करेंगे।
मिरर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसको हम पी से डिनोट करेंगे। और जब हमने पहली कंडीशन ली है कि मिरर को हम लोगों ने डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब मूव करवाया, तो फर्स्ट टाइम हमने मिरर को कितना मूव करवाया, λ/4 मूव करवाया, यानी इसका जो पी होगा वो λ/4 के बराबर होगा, यानी मिरर ने λ/4 मूव किया। अब जरा खुद सोचो, ये जो रे है, ये रे फॉरवर्ड भी जा रही है और बैकवर्ड भी आ रही है। अब जब मिरर ने λ/4 डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, यानी जब मिरर ने डाउनवर्ड डायरेक्शन में λ/4 डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो यहाँ से 2 रेज है ना, एक रे इस तरफ भी जा रही है, आपको याद होगा, क्योंकि इस तरफ जो मिरर लगा हुआ है वो आपका मिरर कौन सा M2 है। मैं थोड़ी कम डायग्राम बना रहा हूँ, कंप्लीट नहीं बना रहा, तो ठीक है ना, हाफ डायग्राम बना रहा हूँ। इस तरफ जो रे जा रही है वो आपके पास रे सेकंड रे है ना, ट्रांसमिटेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पर वो प्लेट्स वगैरह भी हैं, उनकी अब जरूरत नहीं है क्योंकि उनका कंसेप्ट पढ़ चुके मैं। अब मिरर की मूवमेंट है इसलिए मैं सिर्फ वही बना रहा हूँ, बाकी एक्चुअल डायग्राम अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये डायग्राम है, ठीक है। अब मिरर ने λ/4 डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब इस मिरर की मूवमेंट से रे 2 के पाथ को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, लेकिन रे 1 का पाथ जरूर चेंज होगा, क्योंकि मिरर डाउनवर्ड आ रहा है, तो इससे रे 1 के पास में मिरर आता है ना, तो रे 1 का जो पाथ है वो मस्ट चेंज होगा। इस बात को जरा समझने की कोशिश करें। मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज करें ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, आप इस पॉइंट से इधर मूव करके गए, आप ऊपर मूव करके गए, जाते हुए आप लोगों ने 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किए, और अगर आप यहाँ से वापस भी आ गए तो वापसी पे भी उसी पॉइंट पर अगर वापस आए तो 3 मीटर कवर किए। टोटल डिस्टेंस जो आपने कवर किया है ना दोनों पाथ के दौरान, 3 + 3 कितने मीटर हो गए, 6 मीटर आपने कवर किए। अब जरा ये सोचें कि अगर हम ये वाली जो स्पॉट है जहां तक आप गए हैं, इस स्पॉट को थोड़ा नीचे लें, यहां तक ले आते हैं, यहां तक यूं समझने कि अगर मैं इसको 1 मीटर नीचे लेकर आ गई, यानी वो जो स्पॉट थी जहां तक आप जा रहे थे, जो फाइनल पॉइंट था, अगर हम इसको 1 मीटर नीचे लेकर आ जाए, तो अब जाते हुए आप कितने मीटर कवरेंगे, 3 तो नहीं कवर करेंगे, जाते हुए आप 2 मीटर कवर करेंगे, वापसी पे भी कितना कवर करेंगे, 2 मीटर ही कवर करेंगे। तो अब आपने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितने मीटर कवर किया, 4 मीटर कवर किया। अब आपके पास में जो चेंज आई है ना, जो पाथ आपने कवर किया उसमें चेंज कितने की आई है, 6 - 4। जो पाथ में चेंज आ रही है ना आपके, वो 2 मीटर की चेंज आ रही है, यानी पाथ में जो ओवरऑल चेंज आ रही है वो 2 मीटर की चेंज आ रही है। अब इस सारी सिचुएशन को मैं समराइज करता हूँ। देखिए, हमने इस पोजीशन को या जो फाइनल पॉइंट था उसको नीचे कितने मीटर मूव करवाया, 1 मीटर नीचे मूव करवाया ना, लेकिन जो पाथ में चेंज आई है, क्योंकि आप जा भी रहे हैं और वापस भी आ रहे हैं, तो आपके पास में चेंज 1 मीटर की नहीं आएगी बल्कि 2 मीटर की आई है। इसका मतलब ये हुआ कि जाते हुए भी पाथ चेंज हुआ है, वापसी पे भी चेंज हुआ है, ठीक है ना, जिसकी वजह से पाथ में चेंज 2 मीटर की आई है। तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि जितना आप इस पॉइंट को नीचे मूव करवाएंगे, जितना डिस्टेंस आप इस पॉइंट को नीचे मूव करवाएंगे, आपके पाथ में जो चेंज आएगी इस डिस्टेंस का डबल आएगी। आपके पाथ में जो चेंज आएगी, ये जितना डिस्टेंस ये वाला पॉइंट नीचे मूव करेगा, पाथ में चेंज इस वाले डिस्टेंस का क्या आएगी, हमेशा डबल आएगी। वो फिजिकली भी आपको समझ आ रहा है, क्योंकि जाते हुए भी पाथ चेंज हो रहा है और वापसी पे भी पाथ चेंज हो रहा है। तो फिर मैं कह सकता हूँ ना, अब हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। हमारा टॉपिक ये था कि मैं पता है कि जब मिरर M1 मूव कर रहा है ना, हमने दोनों रेस के पहले पाथ सेम कवर किए बनाए हुए थे। अब इसके पास में चेंज तो आ नहीं रही क्योंकि मिरर M1 मूव कर रहा है। तो M1 के मूव करने से रिफ्लेक्टेड रे का या रे 1 का पाथ चेंज होगा। तो मैं कह सकता हूँ चेंज इन पाथ। अब यूं समझिए, आप नहीं जा रहे, मूव नहीं कर रहे, बल्कि कौन मूव कर रही है, रे 1 मूव कर रही है। तो मैं कह सकता हूँ चेंज इन पाथ ऑफ रे 1 जो आएगी ना, यानी मिरर की मूवमेंट से रे 1 का पाथ चेंज होगा। चेंज इन पाथ ऑफ रे 1 जो होगा वो 2 टाइम होगा। देखिए ना, अगर मिरर ने 1 मीटर मूव किया है तो रे के पास में चेंज 2 मीटर की आई है ना। तो अगर फार्मूला बनाएं कि चेंज इन पाथ ऑफ रे 1 जो होगा वो 2 टाइम होगा, किसका, 2 टाइम होगा किसका, पी का। पी मैं किसे बोल रहा हूँ, पी वो डिस्टेंस है जो कौन कवर कर रहा है, मिरर M1 कवर कर रहा है। मतलब जितना मिरर मूव करेगा, रे के पास में जो चेंज आएगी
उस डिस्टेंस का डबल चेंज आएगी। क्लियर होगी बात? अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो यहाँ से मिरर ने कितना पहले कवर करवाया डाउनवर्ड, λ/4 डाउनवर्ड मूव किया है, तो रे के पास में जो चेंज आ रही है वो λ/2 की आ रही है। मतलब मिरर ने λ/4 डाउनवर्ड मूव किया है, लेकिन चेंज इन पाथ ऑफ रे जो होगी, जितना मिरर ने डिस्टेंस ट्रेवल किया उसके डबल आएगी, यानी चेंज इन पाथ ऑफ रे λ/2 की आएगी। ये आपका एमसीक्यू भी आ सकता है कि आपको मिरर का डिस्टेंस गिवन हो और आपसे ये पूछा जाए चेंज इन पाथ ऑफ रे 1 आप लोग बताएं, तो आप इजीली यहाँ से इसका आंसर कर सकते हैं। तो हमें आइडिया हो गया कि चेंज इन पाथ ऑफ रे 1 जो बनेगा वो 2 टाइम होगा जितना डिस्टेंस मिरर m1 कवर करेगा, और मिरर जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसका हम डिनोट p से कर रहे हैं। तो हमने पहला केस ये देखा कि अगर मिरर मूव करे λ/4 तो रे के पास में चेंज λ/2 की आएगी। अगर आपको याद हो तभी इनिशियल कंडीशन क्या थी? इनिशियल कंडीशन हमने, ये मैं इनिशियल कंडीशन की बात कर रहा हूँ ना, हमने ये अज्यूम किया था ना कि जो दोनों रेज सुपरपोज कर रही हैं ना, जो दोनों रेज आपस में सुपरपोज कर रही हैं, हमने ये अज्यूम किया था दोनों का पास सेम है। ये बात कर रहा हूँ। हमने इनिशियल कंडीशन या स्टैंडर्ड कंडीशन ये रखी थी कि पाथ रेफरेंस कितना है, 0 है। अब शुरू में तो पाथ रेफरेंस आपने 0 रखा हुआ था, लेकिन अब जब आपने मिरर को λ/4 मूव करवाया तो रे के पास में चेंज कितने की आ गई, λ/2। तब 0 के अंदर λ/2 ऐड करेंगे ना, तो न्यू पाथ रेफरेंस निकल आएगा, उसको मैं चलिए डी प्राइम बोल देता हूँ। तो न्यू पाथ रेफरेंस रे 1 और रे 2 में कितना बन गया, λ/2 बना। तो पहले इंटरफेरेंस कौन सा हो रहा था, कंसेक्टिव। जब मिरर ने λ/4 मूव किया तो उससे रे के पास, यहाँ पर मिरर का डिस्टेंस नहीं लिखा जाता, इंटरफेरेंस तो रेज ने करना है ना, तो यहाँ पर चेंज इन पाथ ऑफ रे 1 फिर लिखेंगे ना 0 के साथ। ये तो पहले दोनों के पास सेम करके 0 हमने रखा था। अब रे 1 के पास में चेंज λ/2 की आई है, तो जो पास में डिफरेंस होगा उसमें रे 2 का तो कोई रोल ही नहीं है अब, क्योंकि रे 2 तो का डिस्टेंस तो फिक्स है। जो पास में डिफरेंस आ रहा है वो रे 1 के ही आ रहा है, क्योंकि उसी का मिरर मूव कर रहा है, तो उसी का डिस्टेंस सिर्फ लिख लें। तब न्यू जो पाथ डिफरेंस बनेगा रे 1 और रे 2 दोनों में, वो λ/2 होगा। और λ/2 पे आपको पता है इंटरफेरेंस कंसेक्टिव होता है या डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा ना। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि अगर मिरर कितना मूव करे, λ/4 मूव करे, तो पहले कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा था, कंसेक्टिव, अब कौन सा हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव। या यूं कह लें कि अगर मिरर λ/4 मूव करे तो ब्राइट फ्रिंज पहले बन रही थी, योर ब्राइट फ्रिंज विल बी कन्वर्टेड इनटू डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज में कन्वर्ट हो जाएगी। या यूं कह रहे हैं कंसेक्टिव इंटरफेरेंस जो था दैट इज कन्वर्टेड इनटू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जैसे भी बात याद रखें, बात एक ही है कि अगर मिरर λ/4 मूव करे तो अगर पहले ब्राइट फ्रिंज बन रही थी तो वो डार्क में कन्वर्ट हो जाएगी, ब्राइट फ्रिंज डार्क में कन्वर्ट हो जाएगी, डार्क में वर्ड लिख सकता हूँ। और अगर हमने पहले इंटरफेरेंस कौन सा रखा था, कंसेक्टिव इंटरफेरेंस रखा था, तो वो इंटरफेरेंस कंसेक्टिव के बजाय किस में, डिस्ट्रक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा। वो आसान सी बात है, हमने मैथमेटिकली प्रूव किया। अच्छा, ये इसका केस 1 था, ये केस 1 बुक में लिखा हुआ है कि अगर मिरर λ/4 मूव करे तो दिस इज केस 1। इसके बाद उसने एक और केस लिखा, सेकंड केस उसका ये है, केस 2 में कह रहा है कि इफ मिरर फर्दर मूव λ/4, अगर मिरर फर्दर मूव कितना करे, λ/4 मूव करे, तो अब उस मिरर ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, p उसका डिस्टेंस है ना, पहले उसने कितना ट्रेवल किया था, λ/4, अब कह रहा है फर्दर λ/4 ट्रेवल करे। पहले उसने λ/4 ट्रेवल किया, अब कहता है फर्दर अगर λ/4 ट्रेवल करे तो एलसीएम कितना आ गया, 4, तो कितना बन जाएगा, लैम्डा प्लस लैम्डा, 2 λ/4, तो कितना बन गया, λ/2 टोटल डिस्टेंस हो गया ना। बुक में लिखा है कि अगर मिरर फर्दर λ/4 मूव करे, तब हम मिरर का टोटल डिस्टेंस बता रहे हैं, मिरर ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, λ/4 पहले था फिर λ/4 हो गया, तो p इज अ टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया हुआ है। तब टोटल डिस्टेंस उसने λ/2 ट्रेवल किया हुआ है, किसने, मिरर ने। तब हम चेंज इन पाथ ऑफ रे 1 देखते हैं, चेंज इन पाथ ऑफ रे 1, वो क्या मैंने बोला था, 2 टाइम ऑफ p होगा ना, 2 टाइम ऑफ p का मतलब है टोटल डिस्टेंस जो मिरर ने कवर किया होगा उसका 2 टाइम होगा ना। तो 2 इंटू मिरर ने
फर्दर लैम्डा बाई 4 मूव किया है, तो मिरर का टोटल डिस्टेंस जो मिरर ने ट्रेवल कर लिया है, अब वो कितना हो रहा है, लैम्डा बाई 2। तो आपका एमसीक्यू यही आएगा, अगर मिरर लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस ट्रेवल करे तो रे के पास में चेंज कितने की आएगी। तो यहाँ 2 टाइम टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय मिरर m1, वो बात समझा दी थी लॉजिक आपको मैंने, 2 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से लैम्डा बच गया ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मिरर लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस ट्रेवल करे, बुक में लैम्डा बाई 2 को उसने यूं लिखा हुआ है, इफ मिरर फर्दर मूव लैम्डा बाई 4, तो फर्दर लैम्डा बाई 4 का मतलब लैम्डा बाई 2 ही बनता है, क्योंकि लैम्डा बाई 4 एक दफा कवर हुआ था, उसके बाद फर्दर लैम्डा बाई 4 कवर हुआ है। तो वो अगर उस बात को अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करके देखें तो लैम्डा बाई 2 ही टोटल बनता है, टोटल लैम्डा बाई 2 बन जाता है। तो चेंज इन पाथ ऑफ रे कितने की आ जाएगी, लैम्डा की आ जाएगी। अब दोबारा वापस चलते हैं, हमने जब स्टैंडर्ड कंडीशन पे बात करना शुरू की थी तो हमने ये बात की थी कि शुरू में पाथ डिफरेंस 0 था, शुरू से सोचें, शुरू में पाथ डिफरेंस कितना था, 0 था। अब जब मिरर जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस मिरर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हमने जब उसको मूव करवाया तो मिरर ने फर्दर डिस्टेंस ट्रेवल किया है लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 4 फर्दर ट्रेवल किया ना, तो टोटल मिरर का डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 बना और रे के पास में चेंज लैम्डा की आ गई। तो इसको अगर हम ऐड करें तो 0 प्लस लैम्डा लैम्डा हो गया। तो ये 0 पे भी कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा था, कंसेक्टिव हो रहा था, कंसेक्टिव हो रहा था ना। और लैम्डा अगर पाथ डिफरेंस हो तो इस पे भी इंटरफेरेंस क्या हो रहा है, कंसेक्टिव ही हो रहा है। अगर जब पाथ डिफरेंस 0 था तो ब्राइट फ्रिंज बन रही थी, तो अब भी तो कौन सी फ्रिंज बनेगी, ब्राइट ही फ्रिंज बनेगी ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मिरर, मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूं, अगर जो M1 मिरर है, अगर मिरर का जो डिस्टेंस है वो लैम्डा बाई 4 हो, समरी लिख रहा हूं, अगर मिरर लैम्डा बाई 4 मूव करे तो ब्राइट के बाद आपको कौन सी फ्रिंज मिलेगी, डार्क फ्रिंज मिलेगी। लेकिन अगर मिरर जो है, अभी जो हम बात कर रहे हैं, अगर मिरर जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो लैम्डा बाई 2 ट्रेवल करे, तो फिर अभी हमने देखा पास में रे के चेंज लैम्डा की आएगी। तो फिर आपको ब्राइट के बाद, अगर पहले ब्राइट आपने शुरू की हुई है, ब्राइट के बाद नेक्स्ट क्या मिलेगी, ब्राइट ही फ्रिंज मिलेगी। तो बड़ी आसान सी कहानी है ये, कि मिरर का डिस्टेंस देखकर, ये एमसीक्यू भी है, मिरर का डिस्टेंस देखकर हम फ्रिंज गेस कर सकते हैं। अगर हमने स्टार्ट ब्राइट से किया हुआ है तो ब्राइट के बाद नेक्स्ट डार्क मिल जाएगी, और अगर मिरर लैम्डा बाई 2 मूव कर रहा है तो फिर ब्राइट के बाद नेक्स्ट आपको ब्राइट फ्रिंज ही मिल रही होगी। ये बातें आपको समझ आ चुकी होंगी। आखिर में इसने बात की हुई है, ये तो हमें फ्रिंजेस की मूवमेंट समझ आ गई कि ब्राइट के बाद नेक्स्ट ब्राइट लाने के लिए आप लोगों ने क्या काम करना है ना। अब इसकी जो लास्ट हेडिंग उसने बुक में दी हुई है उसकी तरफ चलते हैं। लास्ट हेडिंग बुक में जो गिवन है वो बात कर रहा है वेवलेंथ ऑफ लाइट, समझा रहा है। हमने आज बात की थी ना कि यंग डबल, सॉरी, ये जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। इसकी मदद से हम लाइट की वेवलेंथ को डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी लाइट की वेवलेंथ को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात ये बताएं, हमने बात की थी पी किसका डिस्टेंस है, मिरर का डिस्टेंस है, मिरर ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। और अभी हमने जो बात की है, हमने बात की कि अगर मिरर कितनी दफा लैम्डा बाई 4 कवर करे, 2 टाइम क्या कवर करे, लैम्डा बाई 4 कवर करे, तो आपको पहली ब्राइट तो बन ही रही है ना, एक ब्राइट तो, ये तो सेंटर में ब्राइट बन रही, थोड़ी बड़ी बना देता हूँ, ये तो ब्राइट बन ही रही थी ना। इसके बाद अब नेक्स्ट ब्राइट चाहते हैं, क्या चाहते हैं, नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज चाहते हैं, इसको 0 ब्राइट बोल देते हैं। तो नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज को, ये फर्स्ट ब्राइट है, इसके बाद एक और ब्राइट बना लेते हैं, ये सेकंड ब्राइट है, फिर इसके बाद एक और ब्राइट बना लेते हैं, ये थर्ड ब्राइट फ्रिंज है। तो मैं सिर्फ ब्राइट इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको फार्मूला समझ आ जाए। ये तो पहली 0 ऑर्डर ब्राइट थी ना, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज लेकर आने के लिए, यानी ब्राइट के बाद नेक्स्ट ब्राइट लेकर आने के लिए, नेक्स्ट ब्राइट बेसिकली फर्स्ट ब्राइट होगी, ये 0 ऑर्डर ब्राइट है ना जो स्टार्ट में बनी है, इसको फर्स्ट ब्राइट की बजाय हम 0 ऑर्डर ब्राइट बोल रहे हैं। ये कौन सी 0 ऑर्डर ब्राइट है, तो ये 0 ऑर्डर ब्राइट है ना। हमें समझ आ गया कि फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन करने के लिए हमें इस मिरर को
कितनी दफा डाउनवर्ड मूव कराना पड़ेगा, 2 टाइम λ/4 नीचे लेकर आना पड़ेगा। यही बात समझा रहा हूं ना कि ब्राइट के बाद ब्राइट लाने के लिए आपको P जो होगा वो λ/2 करना पड़ेगा। तो λ/2 का मतलब क्या है, 2 टाइम λ/4। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट ब्राइट मिल जाएगी, यहाँ पर 1 में लिख रहा हूँ, ये ब्राइट फ्रिंज का नंबर है, आपको पहली ब्राइट मिल जाएगी ये वाली। अब अगर आप ये चाहते हैं, सुने बात ध्यान से, आपने एक दफा λ/4 मूव करवाया, 2 दफा λ/4, तो अभी तो आपको क्या मिला, फर्स्ट ब्राइट मिली है। लेकिन अगर आप इसके बाद ये वाली ब्राइट चाहते हैं तो फर्दर आपको 2 दफा λ/4 डाउनवर्ड मूव करवाना पड़ेगा। ये बात समझ आ रही? 2 टाइम λ/4 नीचे लेकर आएंगे तो ब्राइट के बाद पहली ब्राइट मिल जाएगी। अगर इसके बाद फिर नेक्स्ट ब्राइट चाहते हैं तो जितना पहले मूव करवाया उतना दोबारा मूव करवाओ, तो 4 टाइम λ/4 हो जाएगा, तो दूसरी ब्राइट फ्रिंज आपको मिल जाएगी। अब जरा खुद सोचो जिनको समझ आ रही है, अगर आप यहाँ पर ये तीसरी ब्राइट चाहते हैं, कितनी चाहते हैं, तीसरी ब्राइट चाहते हैं, तो क्योंकि वो मूवमेंट λ/4 की फॉर्म में करवा रहे हैं ना, तो अगर आप ये तीसरी ब्राइट चाहते हैं तो λ/4 कितनी दफा लिखना पड़ेगा, 6 टाइम लिखना पड़ेगा। कितनी दफा लिखना पड़ेगा, 6 टाइम λ/4 मूव करेगा। ये बस कंसेप्ट मैंने आपको समझाना था, बोर्ड में ही बातें नहीं लिखनी। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस 1 2 3 की बजाय यहाँ पर m लिख दूं, क्या लिख दूं, m बेसिकली ऑर्डर ऑफ फ्रिंज होगा ना, m बेसिकली क्या चीज है, ऑर्डर ऑफ फ्रिंज बनता है ना, यानी फ्रिंज का ऑर्डर होता है, m इज द ऑर्डर ऑफ फ्रिंज। और इस तरफ मैं p लिख दूं, यानी इस 1 2 की जगह पर मैंने p, इस जगह मैंने p लिख दिया। मिरर का डिस्टेंस m जो है 1 2 3 ये चेंज होता जा रहा है, ऑर्डर ऑफ क्या फ्रिंज है, और इसके इनसाइड हम क्या लिख देंगे, 2 टाइम λ/4 लिख देंगे, 2 टाइम क्या लिख देंगे, λ/4 लिख देंगे। इस बात का जरा मतलब समझें। इस बात का मतलब है कि जितनी ज्यादा दफा आप इसको डाउनवर्ड मिरर को मूव करवाते जाएंगे, ये m उतना ज्यादा क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। इस m को आप चेंज करने का मतलब है कि अगर आपने ब्राइट से स्टार्ट किया है तो उसके बाद नेक्स्ट ब्राइट, फिर नेक्स्ट ब्राइट, फिर नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंजेस आपको ऑब्टेन्ड होती जाएंगी। तो हेयर m बेसिकली डिनोट्स द ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस। और इस फार्मूले को अगर आप अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं तो आप यूं समझ लें कि एक ब्राइट के बाद आप नेक्स्ट ब्राइट लेकर आना चाहते हैं, एक ब्राइट के बाद नेक्स्ट ब्राइट अगर लेकर आना चाहते हैं तो आपको मिरर को 2 टाइम λ/4 किधर मूव करवाना पड़ेगा, डाउनवर्ड मूव करवाना पड़ेगा। तो ये p किसका डिस्टेंस है, जितना मिरर ने डिस्टेंस ट्रेवल किया। m उन फ्रिंजेस का नंबर है, और λ/4 2 दफा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ब्राइट के बाद नेक्स्ट ब्राइट लाने के लिए 2 टाइम ही λ/4 मूव करवाना पड़ता है। इसको अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लोगे तो λ/2 बन गया, कितना बन जाएगा, λ/2 बन जाएगा। हमें यहाँ से वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ से लैम्डा को अलहदा कर लें तो 2p डिवाइड बाय m हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 2p बाय m हो जाएगा। अब वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट होगी, इसके लिए आपको p चाहिए होगा, मिरर का डिस्टेंस, और m बेसिकली फ्रिंजेस का नंबर होगा ना, m मीन फ्रिंजेस का ऑर्डर होगा, कितनी फ्रिंजेस ने पास की है। तो अगर आपको ये दोनों चीजें पता हों तो बाय यूजिंग द माइकलसन इंटरफेरोमीटर हम जो लाइट यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं। यानी जो हम लाइट यूज कर रहे होंगे उस लाइट की वेवलेंथ को हम यहाँ से मेजर कर सकते हैं। बड़ा आसान है, मैं और सिंपल कर देता हूँ। इस एक्सपेरिमेंट में ये हो रहा होता है ना, लाइट की वेवलेंथ कैसे मेजर होती है, ये मिरर M1 है ना, ये रेज यहाँ पर वो दोनों मिलकर इंटरफेस करेंगे, यहाँ पर इंटरफेस पैटर्न है। यूं समझने कि आपने ब्राइट से स्टार्ट किए, कहाँ से स्टार्ट किया, ब्राइट से। अब क्या हो रहा है, ये जो मिरर नीचे डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं ये p डिस्टेंस है, आप इस मिरर को नीचे डाउनवर्ड मूव करवा रहे हैं, क्या मूव करवा रहे हैं, डाउनवर्ड मूव करवा रहे हैं। तो ये तो जीरो ऑर्डर ब्राइट थी ना, यहाँ पर ब्राइट फ्रिंजेस प्रोड्यूस होती जा रही हैं। हम ब्राइट क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने वो फार्मूला ब्राइट के लिए बनाया। वैसे तो ये बात कंफर्म है कि हर ब्राइट के बाद क्या आएगी, डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर क्या आएगी, डार्क आएगी। क्योंकि हमने फार्मूला ब्राइट के लिए समझा है तो ब्राइट से समझा रहा हूँ। तो आपने यहाँ पर ये जीरो फिक्स किया ना, ये जीरो ऑर्डर ब्राइट है। अब आपने मिरर को कुछ डिस्टेंस डाउनवर्ड मूव करवाया, सपोज करा मिरर को आप लोगों ने यहाँ तक डाउनवर्ड मूव करवाया, यानी यहाँ पर मिरर था,
आप मिरर को यहाँ से यहाँ तक लेकर आ गए, तो ये वाली जो लेंथ है ना, ये तो आप स्केल से नोट कर सकते हैं ना। मिरर का जो डिस्टेंस P है, इसको आप किससे नोट करेंगे? ये डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ स्केल आप नोट कर लेंगे, P पता चल गया। उसके बाद जब ये मिरर डाउनवर्ड मूव कर रहा था, तो यहाँ से जितनी फ्रिंजेस ने पास की है, और जितनी फ्रिंजेस ने क्या की है, पास की है, वो फ्रिंजेस आप नोट कर लेंगे ना। m नंबर ऑफ क्या है, फ्रिंजेस है, वो फ्रिंजेस आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। ये बात आपको पता है ना, हर ब्राइट के दरम्यान में कौन सी फ्रिंज आती है, डार्क तो आती है। तो जब मिरर डाउनवर्ड मूव कर रहा था, मिरर ने जो डिस्टेंस कवर किया उसको हम स्केल से नोट करेंगे। यहाँ से फ्रिंजेस आगे प्रोपोगेट कर रही हैं, उन फ्रिंजेस को आप लोगों ने गिन लेना है, उनका ऑर्डर यहाँ पर रखेंगे। तो P किससे नोट होगा, स्केल से। जितना डिस्टेंस भी ट्रेवल हुआ होगा उस डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग यहाँ से जितनी फ्रिंजेस ने पास किया, उन फ्रिंजेस का नंबर आपने यहाँ पर लिखना है। इन दो चीजों को आप डिवाइड करेंगे, तो जो लाइट आप लोग जो लाइट आपने यूज की थी माइकलसन इंटरफेरोमीटर में, उस लाइट की फिर आपसे वेवलेंथ नाउन हो जाएगी। तो ये बुक में तो उसने इस तरह नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं ना कि लाइट वेवलेंथ की कैसे फाइंड आउट होगी, तो फिर थोड़ा सा आप लोगों ने याद खुद रखना है कि इस एक्सपेरिमेंट में एम बेसिकली वो डिस्टेंस, सॉरी P हम किससे नोट करेंगे, स्केल से, और नंबर ऑफ फ्रिंजेस हम खुद से काउंट करेंगे। तो उन दोनों चीजों को अगर हम काउंट कर लें, तो हम जो लाइट है उसकी वेवलेंथ को इजीली मेजर कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि शायद ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर में सेंट्रल स्पॉट हमेशा ब्राइट ही बनेगा। देखिए सेंट्रल स्पॉट जरूरी नहीं है ब्राइट बने। उसने जो स्पेशल केस लिया है ना, उसमें उसने कहा है कि अगर पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इक्वल टू हो जाए पाथ ऑफ ट्रांसमिटेड रे, तो फिर दोनों रेज में पाथ डिफरेंस तो जीरो हो जाएगा। अगर दोनों के पाथ बराबर हो जाएंगे तो डी पाथ डिफरेंस जीरो हो जाएगा, फिर सेंटर में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा ना, फिर सेंटर में फ्रिंज ब्राइट बनेगी। मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, बोर्ड में लिखने की जरूरत कोई नहीं है। अब अगर यही स्पेशल केस आप बदल दें, यानी अगर उस स्पेशल केस की बजाय, ये बात जरा समझें, अगर आप ये कर लें, मैं आपकी आसानी के लिख रहा हूँ, इफ इनिशियली का मतलब जब आपने एक्सपेरिमेंट शुरू किया, तो आपने दोनों रेस के दरम्यान में पाथ डिफरेंस को λ/2 सेट कर लिया, रे 1 और अभी मिरर की मूवमेंट नहीं शुरू हुई, वैसे आपने सेट किया कि अगर शुरू में जब एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ दोनों रेस के दरम्यान में पाथ डिफरेंस λ/2 होगा, तो फिर सेंट्रल फ्रिंज डार्क कलर की बनेगी। किसकी बनेगी, डार्क बनेगी। अब आप जरा सोचें, आपने M1 को मूव करवाया कितना, λ/4 मूव करवाया, तो रे के पाथ में चेंज कितने की आ गई, λ/2 की आई ना। तो न्यू पाथ रेफरेंस अगर निकालेंगे ना, λ/2 पुराना पाथ रेफरेंस। अब मिरर ने कितना मूव किया, λ/4, तो रे के पाथ में चेंज कितने की आएगी, λ/2 की। तो न्यू पाथ रेफरेंस लैम्डा हुआ ना। अब पहली डार्क थी, तो डार्क के बाद नेक्स्ट क्या मिलेगी, ब्राइट मिल जाएगी। फिर अगर इस मिरर को फर्दर आप λ/4 डाउनवर्ड मूव करवाते हो, फर्दर कितना मूव करवाते हो, λ/4, तो अब फिर शुरू से काउंट करो। शुरू में इनिशियल पाथ डिफरेंस आप लोगों ने कितना रखा हुआ था, λ/2 रखा हुआ था ना। अब मिरर को आप लोगों ने फर्दर λ/4 डाउनवर्ड मूव करवाया, फर्दर λ/4, तो मिरर M1 ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। ये अगर आपको पीछे आता है तो बात समझ आ रही होगी, क्योंकि ये काफी एक्सप्लेन किया मैंने। अगर मिरर ने फर्दर λ/4 डाउनवर्ड मूव करवाया, तो रे के पास में मिरर ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया, λ/2। लेकिन यहाँ पर मिरर का डिस्टेंस नहीं लिखा जाता ना, यहाँ पर रे के पास में चेंज लिखी जाती है, तो वो इसका डबल होगी, वो लैम्डा बनेगा। एलसीएम लेके सॉल्व करो ना, तो कितना बन जाएगा, 3 λ/2। तो अब क्या हो रहा है, अगर मिरर एक दफा λ/2 मूव करे, तो फिर अगर पहले डिस्ट्रक्टिव हो रहा था, तो रे के पास में चेंज λ/4 की बजाय λ/2 आएगी, रे के पास में चेंज, तो न्यू पाथ डिफरेंस लैम्डा हो जाएगा। लैम्डा पे इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होता है, ब्राइट फ्रिंज बनेगी। आपने मिरर को फर्दर λ/4 डाउनवर्ड मूव करवाया, तो मिरर ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, λ/2। रे के पास में चेंज इसका डबल होगी ना, तो यहाँ पर रे के पास में चेंज लिखी। अब न्यू पाथ डिफरेंस 3 λ/2 बन गए, जिसका मतलब क्या है, फिर कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। तो बातें वही बनी ना। अगर आप स्टार्ट डिस्ट्रक्टिव से करते हैं, स्टार्ट किससे करते हैं, डिस्ट्रक्टिव से करते हैं, तो डिस्ट्रक्टिव के बाद
यानी डार्क फ्रिंज के बाद नेक्स्ट डार्क फ्रिंज लाने के लिए, डार्क के बाद नेक्स्ट डार्क फ्रिंज लाने के लिए आपको मिरर को कितना मूव करवाना पड़ा है, λ/2। और अगर आपको पिछला आर्टिकल समझ आया ये वाला, तभी हम क्या कह रहे थे, अगर आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, ब्राइट से, तो ब्राइट के बाद नेक्स्ट ब्राइट लाने के लिए भी, ब्राइट के बाद नेक्स्ट ब्राइट लाने के लिए भी आपने मिरर को कितना मूव करवाया था, λ/2 मूव करवाया था ना। तो डार्क के बाद नेक्स्ट डार्क लाने के लिए भी मिरर कितना मूव करता है, λ/2। ब्राइट के बाद जो हम पहले पढ़ रहे थे ये वाली कहानी, कि ब्राइट के बाद नेक्स्ट क्या लाने के लिए, ब्राइट लाने के लिए भी, ब्राइट के बाद नेक्स्ट ब्राइट के लिए भी मिरर कितना मूव करेगा, λ/2 ही मूव करेगा। डिपेंड इस चीज पे करता है कि आपने स्टार्ट कहाँ से किया। अगर स्टार्ट डार्क से भी कर सकते हैं और स्टार्ट ब्राइट से भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में ये वाली स्टोरी नहीं है। आपकी बुक में उसने स्टार्ट उसको कहाँ से किया हुआ है, ब्राइट से किया हुआ है। उसने पाथ रेफरेंस को 0 ज्यूम किया है, लेकिन आपको खुद पता होना चाहिए कि हम इन दोनों में कोई भी पाथ रेफरेंस को ज्यूम कर सकते हैं। एक दो छोटी छोटी बातें एमसीक्यू के लिए बता रहा हूँ जो कि आपकी बुक में नहीं है। एक बड़ा फेमस एमसीक्यू आता होता है, देखें, जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर है हमारी बुक में लिखा हुआ है, उससे लेंथ मेजर हो रही, सॉरी वेवलेंथ मेजर हो रही है। क्या मेजर हो रही है, वेवलेंथ। और फार्मूला भी अभी हमने पढ़ा है, वेवलेंथ मेजर करने का फॉर्मूला P = m(λ/2) होता है ना। आपके पास जो फार्मूला आप लोगों ने बनाया है, अभी जो आप लोगों ने ड्राइव किया नहीं, ये वाला फार्मूला, सॉरी आप लोगों ने जो फार्मूला इसका बनाया ये वाला जो है ना, लैम्डा की फॉर्म में बनाया, λ = 2p/m जो बनाया, λ = 2p/m बना। अब यहाँ से हम वेवलेंथ मेजर कर रहे हैं ना, तो अगर इसको हम P की फॉर्म में लिख रहे हैं जो पहले हमने पढ़ा था, तो P की फॉर्म में क्या बनेगा, m(λ/2) हो जाएगा ना। यानी वही फार्मूला P की फॉर्म में लिखना ना, ये वाला P = m(λ/2) हो जाएगा। तो P बेसिकली डिस्टेंस है ना, क्या चीज है, डिस्टेंस है, जो किसने कवर किया है, m1 ने कवर किया है। तो इस फार्मूले से हम डिस्टेंस भी तो मेजर कर सकते हैं ना। तो अगर आपके एमसीक्यू आता है ना कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर से क्या चीज मेजर हो रही होती है, अगर वेवलेंथ के साथ साथ डिस्टेंस का वर्ड आ जाए तो डिस्टेंस भी हम इससे मेजर कर सकते हैं। और ये क्योंकि फार्मूले में डिस्टेंस भी तो आता है ना, इसका मतलब ये हुआ कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो है, इसमें लैम्डा मेजर करें या P मेजर करें, लैम्डा भी तो लेंथ ही है ना, और लैम्डा भी तो क्या है, लेंथ ही है। तो ब्रॉड सेंस में हम इसको ये भी बोलते हैं, ये डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। और डिस्टेंस मेजरिंग क्या चीज है, इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि वेवलेंथ भी तो लेंथ को कहते हैं ना। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर में ब्रॉड सेंस में हम ये वर्ड बोलते हैं कि ये डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसकी मदद से हम क्या मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। जितने भी डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, उन सारे इंस्ट्रूमेंट में एक चीज कॉमन होती है कि हम उन इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से, मतलब जितने भी डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें एक चीज ये कॉमन होती है कि उनका लीस्ट काउंट होता है। जिस तरह वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है, मीटर रॉड का लीस्ट काउंट है, तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर भी डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ही है। वेवलेंथ हो या पीओ है तो डिस्टेंस दोनों। इसका जो लीस्ट काउंट होता है ना, ये बड़ा फेमस है, λ/4 होता है। λ/4 का मतलब क्या है, जो लाइट भी आप इसमें यूज कर रहे होंगे उस लाइट की वेवलेंथ को 4 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर का लीस्ट काउंट निकल आएगा। बड़ा कॉमन है इसकी वजह वाला कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर का लीस्ट काउंट कितना होगा, तो λ/4 होगा। बड़ी आसान सी बात आपको समझ आ गई होगी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करें आपके एमसीक्यू या बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आ गया कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर में आप जो लाइट यूज कर रहे हैं ना, उसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है। माइकलसन इंटरफेरोमीटर में हम जो लाइट यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ कितनी है, 400 नैनोमीटर है। ये बात समझ आ गई। अब वो कहते हैं इस माइकलसन इंटरफेरोमीटर का लीस्ट काउंट बताएं। तो लीस्ट काउंट कितना होगा, जितनी लाइट आप यूज कर रहे हैं वो कितने की है, 400 नैनोमीटर की है ना। इसको 4 से डिवाइड कर दें तो कितना लीस्ट काउंट बन गया, 100 नैनोमीटर। उसका क्या बनेगा, लीस्ट काउंट बनेगा। तो समझ आ गई बात। इसके लीस्ट काउंट जो है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, यूं बात समझे। वेवलेंथ चेंज होगी तो लीस्ट काउंट की वैल्यू भी क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। तो ये पंजाब की बुक में उसने लाइन लिखी हुई है कि अगर हम लाइट की यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर हो तो फिर इसका लीस्ट काउंट बताएं। तो जरूरी तो नहीं लाइट जो यूज कर रहे हैं वो 400 नैनोमीटर की होगी,
कोई और भी तो यूज कर सकते हैं ना। तो अगर इसके कभी लीस्ट काउंट की बात आ जाए तो लीस्ट काउंट भी आप लोगों ने इसका माइंड में रखना है। एक आखिरी चीज, आप लोगों ने शायद अर्ली ग्रेड में बातें पढ़ी होंगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने मीटर रॉड को डिफाइन किया है। तो जो माइकलसन है ना, माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो हम पढ़ रहे हैं, माइकलसन ने भी स्टैंडर्ड मीटर को डिफाइन किया है। माइकलसन ने भी डिफाइन किया है किसको? स्टैंडर्ड मीटर को। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जिस तरह बाकी साइंटिस्ट ने स्टैंडर्ड मीटर को डिफाइन किया है, बिल्कुल वैसे ही माइकलसन ने भी स्टैंडर्ड मीटर को डिफाइन किया है। तो ये बेसिकली जब इसने माइकलसन ने स्टैंडर्ड मीटर को डिफाइन किया ना, तो माइकलसन ने स्टैंडर्ड मीटर को डिफाइन करने के लिए रेड कैडमियम लाइट यूज की, रेड कैडमियम लाइट यूज की। ये आपकी बुक में बातें नहीं, लेकिन ये आपको आनी चाहिए। रेड कैडमियम लाइट इसने यूज की। एक तो ये एमसीक्यू आ सकता है कि किस साइंटिस्ट ने स्टैंडर्ड मीटर को डिफाइन किया। और भी साइंटिस्ट हैं, लेकिन हमारी बुक में तो उनमें सिर्फ माइकलसन नहीं है, तो हमारा माइकलसन ही आ सकता है। हम माइकलसन ही ऑप्शन चूज करेंगे। और अगर पूछता है कि माइकलसन ने स्टैंडर्ड मीटर को डिफाइन करने के लिए कौन सी लाइट यूज की, तो इसने रेड कैडमियम लाइट यूज की। देखें ना, यूं रेड कैडमियम लाइट होगी ना, ये इसकी वेवलेंथ होंगी। ये इस लाइट की क्या होगी? वेवलेंथ पता है ना, क्रस्ट और ट्रफ को मिलाएं तो क्या बन जाती है? वेवलेंथ बन जाती है। तो इसने कहा कि 1 मीटर किसके बराबर है? इसने 1 मीटर को डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ रेड कैडमियम लाइट। इसने 1 मीटर को डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ रेड कैडमियम लाइट, और इसने बोला कि 1 मीटर इक्वल टू होगा 1, ये थोड़ा नंबर बड़ा है, आपको याद रखना पड़ेगा, 553,163.5 वेवलेंथ ऑफ रेड कैडमियम। ठीक हो की बात? ये बात आप लोगों ने याद रखनी कि इसने ये कहा कि अगर ये एक लैम्डा है ना, इसने ये कहा कि 1553163.5 अगर लैम्डा इकट्ठे किए जाएं किस लाइट के? रेड कैडमियम लाइट के। ये एक लैम्डा है, इस तरह के कितने लैम्डा? इतने लैम्डा अगर इकट्ठे किए जाएं, समझ आएगी बात? तो इसके इतने लैम्डा अगर इकट्ठे किए जाएं किस लाइट के? रेड कैडमियम लाइट के, तो वो जितना डिस्टेंस में आएंगे दैट डिस्टेंस इक्वल टू 1 मीटर होगा। बात आपको समझ आओगे? एक लैम्डा है ना, इस तरह के कितने लैम्डा? इतने लैम्डा अगर इकट्ठे किए जाएं किस लाइट के? रेड कैडमियम लाइट के, क्योंकि हर लाइट का लैम्डा डिफरेंट होता है ना, हर लाइट का लैम्डा डिफरेंट होगा। तो रेड कैडमियम लाइट के अगर इतने लैम्डा इकट्ठे किए जाएं तो दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड 1 मीटर, या दैट डिस्टेंस इज टेकन एज 1 मीटर। ये दोनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरा पुत्र, आप लोगों ने एमसीक्यू के लिए दोनों चीजों को याद रखना है कि इसकी वेवलेंथ को हम एक तो इसने स्टैंडर्ड मीटर को डिफाइन किया था, वो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। दूसरा इसके एमसीक्यू आ सकता है कि इसमें जो आप लोगों का है इसका लीस्ट काउंट अगर आपसे पूछे तो लीस्ट काउंट भी आप मेजर कर सकते हैं। अगर कोई कहता है वेवलेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है या लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो दोनों एक ही बात है। वेवलेंथ भी तो बेसिकली लेंथ ही होती है। तो अब जरा इसकी एक्सरसाइज ओपन करें ना, हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। बुक में से न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, तो एक दो न्यूमेरिकल टाइम इतने ही हम कर लेते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ना माइकलसन इंटरफेरोमीटर का न्यूमेरिकल देख लें। प्रॉब्लम नंबर 3 जो है ना, वो माइकलसन इंटरफेरोमीटर का न्यूमेरिकल है। इसमें लिखा है व्हेन द मूवेबल मिरर ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज मूव्ड। आपको याद है ना, माइकलसन इंटरफेरोमीटर में मिरर M1 मूव करता था, और मिरर M1 जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसको हम P से डिनोट करते हैं ना। तो प्रॉब्लम नंबर 3 में ये कह रहा है कि when movable mirror of Michelson interferometer is moved by 0.1 मिलीमीटर, इसके जो मिरर है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 0.1 मिलीमीटर ट्रेवल किए, तो 0.1 इंटू पावर -3 मीटर हो गया ना, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद कह रहा है हाउ मेनी डार्क फ्रिंजेस पास थ्रू द रेफरेंस पॉइंट, कहता है कितनी डार्क फ्रिंजेस पास कर देंगी, तो M पूछ रहा है। तो ब्राइट फ्रिंजेस भी आप काउंट कर सकते हैं, डार्क फ्रिंजेस भी पास कर सकते हैं फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट आप ओरिजिन को समझ लें कि ओरिजिन से कितनी फ्रिंजेस पास कर देंगी ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ। और जो लाइट यूज हो रही है ना,
उसकी वेवलेंथ की बात कर रहा है 580 नैनोमीटर। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले शायद बात बताई होगी जब फार्मूला समझा रहा था कि हम वहां से वो नंबर ऑफ फ्रिंजेस को मैन्युअली कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला से बता रहा है कि अगर मिरर ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और लाइट आप जो यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ 580 नैनोमीटर है, तो आप बाय फार्मूला बताएं वहां से कितनी ब्राइट फ्रिंजेस भी है। एमसीक्यू में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, या न्यूमेरिकल में डार्क भी पूछ सकता है, फार्मूला तो सेम है ना। इसलिए मैंने इतना ज्यादा टाइम लगाया था क्योंकि बुक में जो डिस्कशन है ना इस फार्मूले की, इसमें बुक में डिस्कशन ब्राइट फ्रिंजेस के लिए है ना। तो मैंने यही आपको यहाँ पर थोड़ा जल्दी में समझाया था इस बात को कि ये वाले फार्मूला को डार्क फ्रिंजेस के लिए भी एप्लीकेबल है। ये जो फार्मूला है ना, जिस तरह ब्राइट के लिए बुक में डिस्कस हुआ है, ये मैंने आपको समझाया है कि ये वाला डार्क के लिए भी एप्लीकेबल है। तो दोनों में मेथड यूज हो सकता है, ब्राइट के लिए भी और डार्क के लिए भी। फर्क सिर्फ क्या है, बुक में जो लिखा हुआ है उसने d=0 से स्टार्ट किया, वो उसने एज्यूम किया है ना शुरू में, तो वो फिर बुक से लगता है शायद ब्राइट फ्रिंजेस ही बन रही है। लेकिन अगर आप शुरू में इनिशियल कंडीशन में पाथ डिफरेंस λ/2 रख लो तो फिर आपको डार्क फ्रिंजेस मिलना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए ये वाला फार्मूला दोनों फ्रिंजेस के लिए, एम यहाँ पर ब्राइट फ्रिंजेस का भी नंबर हो सकता है और एम यहाँ पर डार्क फ्रिंजेस का भी नंबर हो सकता है। एक वक्त में किसी एक फ्रिंज का नंबर होगा, ये बात याद रखनी है। जब हम ये कह रहे थे ना यहाँ से आप फ्रिंजेस काउंट करेंगे तो एम यहाँ पर एक वक्त में तो ब्राइट के बाद नेक्स्ट ब्राइट काउंट करेंगे। अगर आप डार्क में इंटरेस्टेड है तो फिर डार्क के बाद क्या काउंट होगी, डार्क काउंट हो रही होंगी। तो एम यहाँ पर एक वक्त में कोई एक की बात हो रही होगी, या ब्राइट की बात हो रही होगी या डार्क की बात हो रही होगी। डिपेंड करता है कि आप किस में इंटरेस्टेड हैं, ब्राइट में इंटरेस्टेड हैं या डार्क में इंटरेस्टेड हैं। ये बात समझ आ गई है। ब्राइट और डार्क दोनों को इकट्ठा नहीं काउंट करेंगे, या एक वक्त में ब्राइट काउंट होती जाएंगी या एक वक्त में आप डार्क को काउंट करते जाएंगे। क्लियर होगी बात। उसकी वजह भी आपको समझ आनी चाहिए ना। लेकिन इस फार्मूले में P के आगे λ/2 लिखा हुआ है। मैं ये बता रहा हूं कि हम ब्राइट के बाद ब्राइट और डार्क के बाद डार्क को क्यों काउंट कर रहे हैं। देखिए ना, फार्मूले में P के बाद λ/2 लिखा हुआ है। तो मैंने कितनी दफा आपको पढ़ाया कि अगर λ/2 मिरर डिस्टेंस ट्रेवल करे ना, अगर मिरर कितना ट्रेवल करे, λ/2 डिस्टेंस ट्रेवल करे, तो उसके बाद आपको डार्क के बाद डार्क ही मिलती है या ब्राइट के बाद ब्राइट ही मिलती है। तो इसलिए इस फार्मूला में क्योंकि λ/2 लिखा हुआ है, तो एक वक्त में कोई एक ही फ्रिंजेस काउंट होंगी, या ब्राइट के ऊपर फार्मूला लगा लें या डार्क के लिए लगा दे, वैलिड दोनों के लिए है। बस खत्म होगी बात। एम पूछा हुआ है तो पी अभी आप लोगों ने पढ़ा है किसके बराबर होगा, एम λ/2 हो जाएगा ना। यानी पी अभी आप लोगों ने यहाँ से पढ़ा है कि और पी किसकी इक्वल है, एम λ/2 है। उसने एम यहाँ से पूछा हुआ है, तो एम ब्राइट का नंबर भी हो सकता है डार्क का, लेकिन किसी एक वक्त में एक का होगा। एम को इधर रहने दें तो बन जाएगा 2p/λ। तो अब देख लें आपको क्वेश्चन में p भी गिवन और लैम्डा भी गिवन है, तो यहाँ से p की वैल्यू भी आप पुट कर सकते हैं, लैम्डा की भी पुट कर सकते हैं। इसको सॉल्व अप करोगे तो आपकी नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो बन जाएंगी 345 फ्रिंजेस आ जाएंगी। तो ये पूछ रहा है बताएं कितनी फ्रिंजेस पास करेंगी, तो 345 यहाँ से फ्रिंजेस पास कर देंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।